हाँ भाई, तो नोटिफिकेशन तो आप लोगों का आ गया जनवरी का, है हाँ ना? जी सर, यस आ गया। सर। यस सर। तो जनवरी में ही एक अटेम्प्ट आपका होना निश्चित हो गया भाई। तो अब लग जाइए आप लोग। यस सर। हाथ पैर तोड़ के बैठ जाइए बस पढ़ाई में। हम्म पहले अटेम्प्ट में ही अच्छा से अच्छा कर लीजिए, ठीक है ना? यस सर। पहले अटेम्प्ट में बहुत एडवांटेज रहता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फुल प्रिपेयर्ड होके नहीं आते, तो 20-25 नंबर के मार्जिन मिल जाते हैं। जो रैंक आपकी 160 पे अभी आ जाएगी, वो आपको सेकेंड अटेम्प्ट में 180 पे मिलेगा वही चीज। यस सर। तो करना ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा पोर्शन जो आपके वेल प्रिपेयर्ड है उसको फिर से एक बार रिकैप कर लीजिए, और साथ में जो बचे हुए हैं उनका जितना अधिक से अधिक आप कवर कर सकते हैं उसको कर जाइए 1 महीने के अंदर, है ना? 12th वाला पोर्शन तो फुल्ली प्रिपेयर्ड होना ही चाहिए क्योंकि वो रिसेंट का है, ठीक है? यस सर। बच गया आपका 11th का। तो 11th वाले पार्ट में जो जो पार्ट आपको बेटर पहले से आप फील करते हैं उसको एक बार अच्छे से कर जाइए, और फिर टाइम अगर मिलता है तो उसके बाद जो पोर्शन अभी आपने इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है उस वाले को टैकल करिए। सर एक क्वेश्चन भेज सकता हूँ तब तक? भेजिए भेजिए, क्वेश्चन क्यों नहीं ले सकते। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का ना। कहाँ भेज रहा है? सर कहीं भी भेज दूंगा, आप हाँ बोलेंगे, मतलब यही टीम्स पे भेज भी और व्हाट्सएप पे। हाँ? सर दोनों पे भेज दूंगा या एक पे ही भेज दूंगा, जिस पे आप बोलेंगे। चैट पे भेजो ना फटाफट। यस सर। तो पिछले क्लास में हम लोग न्यूटन लॉ के बारे में बातें कर रहे थे ना, और उसमें आपको बताया गया कि सबसे पहला काम जो है, जो भी आपको अरेंजमेंट दिया जाएगा उस अरेंजमेंट में जो रिस्ट्रिक्शन होगा मोशन में उसको ध्यान में लेकर के आपको एक्सेलरेशंस को आपस में कोरिलेट करना है, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं आप? कांस्टेंट रिलेशन, है ना? अब एक ये भी कांस्टेंट देखो, बड़ा इस पे भी आपको प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं। जैसे ये मान लो कि एक कह दिया गया कि वेज है, इसको एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने रखा है, इसका वेज एंगल जो है वो थीटा का है, और एक रॉड है जो कि इसके स्मूथ इस इंक्लाइन प्लेन को सपोर्टेड है, और रॉड का वर्टिकल मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्टेड रहे, हॉरिजॉन्टल इसका मूवमेंट ना हो, उसके लिए आपने यहाँ पे गाइड लगा दिया, ठीक है? अब इसका एक्सेलरेशन रॉड का और ये जो वेज है इन दोनों के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा ये बनाना चाहते हो, ठीक है? मान लिया आपने जब इस रॉड को आप छोड़ोगे तो वेज राइट साइड जाएगा, है ना? यस सर। और ये रॉड होगा वो नीचे मूव करेगा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, तो a1 और a2 में रिलेशन तुमको बनाना है मान लो।
तो आपके पास जानकारी क्या है कि ये रॉड जो है रिलेटिव टू द वेज जब भी मूव करेगा तो इसी वेज के इंक्लाइन के अलोंग मूव करेगा, होगा ना? यस यस सर। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू द वेज लिखोगे तो दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। अब एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू वेज लिखने का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो A2 आपने ये वेक्टर ड्रॉ किया और इसमें आपने माइनस ऑफ A1 वेक्टर को ऐड कर दिया, ये माइनस A1 हो गया ना। तो ये जो मिला ये आपका हो गया एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू द वेज, और इस डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल कितना होना चाहिए भाई? थीटा का होना चाहिए। तो अब इस ट्रायंगल को जो बनाया आपने ABC, यहां से देखो तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो? VC डिवाइडेड बाई AB, यानी कि tan थीटा sir. की वैल्यू आपको पता हो गई कि ये लिखा जाएगा A2 डिवाइडेड बाई A1 के ना, यानी कि A2 के लिए इंफॉर्मेशन हो गया A1 tan थीटा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रिलेशन हो गया एक तरीके का। इसी तरीके से मान लो कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिया गया कि एक रॉड है, इस रॉड में एक रिंग पिरो दिया आपने ऐसे, और इससे एक रस्सी बांध दी आपने, और इधर में एक पुली लगा दिया, और इधर से ये ब्लॉक को रिलीज कर रहे हो आप। अगर किसी समय पे इस रिंग की वेलोसिटी आप V1 कह रहे हो और इस ब्लॉक की वेलोसिटी V2 कह रहे हो, जिस समय ये वाला एंगल थीटा का है, तो V1 और V2 में रिलेशन आपको बनाना है मान लो। तो इंफॉर्मेशन क्या है भाई कि रस्सी की जो लेंथ है दैट शुड नॉट बी चेंजिंग, वो नहीं बदलना चाहिए ना। ये जो रस्सी है इसकी लंबाई नहीं बदलनी चाहिए। तो V1 का जो रस्सी के अलोंग का कंपोनेंट होगा वो V2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो V1 का अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट अगर लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? V1 cos थीटा लिखा जाएगा ना। यस सर। V1 cos थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू V2। तो ये V1 और V2 में रिलेशन हो गया। क्लियर है? यस सर। कई बार आपको प्रॉब्लम कांस्टेंट रिलेशन पे ही मिल जाता है। जैसे एक ये प्रॉब्लम बड़ा कॉमन सा है, आप देखोगे तो एडवांस में भी आया है, मेंस में भी आया है। एक रस्सी है जिससे यहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ है, और ये रस्सी इधर में दो पुली से सपोर्टेड है, और इधर से रस्सी के इस एंड को भी के वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, और इधर वाले एंड को भी वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं। जिस समय इस रस्सी का ये एंगल थीटा थीटा का है, उस समय बताना है कि ये ब्लॉक की वेलोसिटी V1 कितनी होगी, ये आपको पूछा गया। तो अगेन आपके पास इंफॉर्मेशन क्या होगा कि ब्लॉक की वेलोसिटी V1 का जो अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट है, वो इस एंड का जो अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट वेलोसिटी का बन रहा है दैट इज V, उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, V1 cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू V के, यानी कि V1 को अगर लिखना है तो V डिवाइडेड बाई cos थीटा। क्लियर है? यस सर। तो ये आपके एक स्टेप होता है किसी भी न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करने के दौरान, क्या जो भी उस सिस्टम के इंटीग्रल पार्ट है उनके एक्सेलरेशंस को आपस में कोरिलेट करना, जिसको आप कांस्टेंट रिलेशन कहते हो। ठीक है, अब अगला या जनरल स्टेप क्या हो गया? मान लो कि कोई भी अरेंजमेंट आपको मिलता है एनालिसिस के लिए, जैसे आपको ये दे दिया गया कि ये दो ब्लॉक्स हैं जो एक रस्सी से बंधे हैं, और एक रस्सी है जो इधर में इस ब्लॉक से अटैच है, इसका भी मास m, इसका भी मास m, इसका भी मास m, और ये सरफेस स्मूथ है।
आपसे पूछा जा रहा है कि जब इस अरेंजमेंट को छोड़ेंगे तो ये किस एक्सेलरेशन से जाएगा। तो पहला काम तो कांस्टेंट रिलेशन से आप एक्सेलरेशन को कोरिलेट कर लेंगे। तो इस वाली रस्सी की लंबाई के कांस्टेंट रहने के लिए आपके पास ये क्राइटेरिया बन जाएगी कि अगर ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जाता है तो ए से दाहिने जाएगा, और इस वाली रस्सी Yes, की sir. लंबाई को न बदलने के लिए आपको मिल जाएगा कि ये वाला ब्लॉक भी जो है ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ जाएगा। ठीक है ना। यस सर। अब दूसरा जो इस आपको वर्किंग में स्टेप होगा, आप किसी एक ब्लॉक या एक ऑब्जेक्ट या कई ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को सिस्टम के रूप में सेलेक्ट करेंगे। अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिस्टम के रूप में चूज करना है तो न्यूटन्स लॉ के लिए लिमिटेशन ये है कि सबके एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए। सेम का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम। जैसे आपका ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक दोनों के एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी सेम है, तो इनको आप एक साथ सिस्टम बना सकते हो। जबकि इस वाले ब्लॉक और इस वाले ब्लॉक को आप सिस्टम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो वेक्टर सेम नहीं है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो आपको सिस्टम को सेलेक्ट करना है, देन आफ्टर उस सिस्टम को सराउंडिंग से आइसोलेट करते हुए उस पे अदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके द्वारा क्या क्या इंटरेक्शन लगाए जा रहे हैं, जो आपको फंडामेंटल कुछ इंटरेक्शन बताया था जिसमें से एक फ्रिक्शन मिसिंग है, उन सबको आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्या क्या फोर्सेस उस पे लग रहा है। देन फोर्सेस को विद डायरेक्शन और सिस्टम को एक पॉइंट के रूप में दिखाते हुए जब आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो दैट इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। तो उसको एफबीडी कहते हैं या फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम आपने प्रॉपर बना लिया, कांस्टेंट रिलेशन आपने प्रॉपरली लिख रखा है, तो न्यूटन सेकंड लॉ को आपको यूज करना है इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है। जैसे मान लो कि आपने इन दोनों ब्लॉक को एक साथ सिस्टम के रूप में लिया, both the block on table as a system। ठीक है। तो इस पे इस वाली रस्सी के द्वारा एक पुल लगाया जाएगा, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, सिस्टम का मास 2m का हो गया तो ग्रेविटी का पुल लगेगा एक। तो सिस्टम को आपने पॉइंट के रूप में दिखाया, नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स दिखा दिया 2mg का, दाहिनी तरफ की जो रस्सी है उसका पुल लग गया है, टेंशन T हो गया। मान लो कि यहाँ पे रस्सी में टेंशन T मान लिया है, और तीसरा फोर्स इस पे नीचे वाला जो फ्लोर है इसने इसका वर्टिकल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, तो ये कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा एन का। तो ये इसके लिए बीडी हो गया ना। ठीक है। इसके अलावा भी कोई फोर्स लगेगा क्या? नो सर। नो सर। अब राइट वर्ड डायरेक्शन के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन एफ इक्वल्स टू एम में आप यूज करेंगे। तो दाहिनी तरफ के डायरेक्शन के लिए आप सारे फोर्सेस का कंपोनेंट करेंगे। तो एन का कंपोनेंट 0, 2mg का 0, टी का हो जाएगा टी, और ये इक्वल हो जाएगा मास ऑफ द सिस्टम ट्वाइस ऑफ एम इनटू एक्सेलरेशन, जो कि राइट वर्ड है उसका राइट वर्ड डायरेक्शन में ही कंपोनेंट ए हो गया। तो टी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम में। ठीक है। अगर यस सर। स्ट्रिंग हमारी लाइट है और लाइट पुली या फ्रिक्शनलेस पुली के द्वारा सपोर्टेड है तो उस स्ट्रिंग के हर पार्ट में जो टेंशन होगा दैट विल बी सेम। ठीक है। तो जो टेंशन आपने यहाँ पे टी बोला है वही यहाँ पे भी टेंशन होगा। अब आप इस ब्लॉक के लिए बीडी बनाओगे तो एक फोर्स इस पे ग्रेविटी का दिखाओगे नीचे की तरफ mg, दूसरा यहाँ का रस्सी का पुल टी ऊपर।
और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आप इसके लिए इक्वेशन लिखो न्यूटन लाते, तो mg का कंपोनेंट mg, t का हो जाएगा माइनस का t, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम m इंटू एक्सेलरेशन का नीचे की तरफ कंपोनेंट a। ठीक है, यस सर। ऐसे आपको इतने रिलेशन लिखने होंगे जितने आपके अननोन्स हैं, फिर सबको मिक्स करके आपको जो पूछा गया होगा प्रॉब्लम में आप उसका आंसर बनाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कर दो, यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा mg दैट इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ma, a की वैल्यू हो गई g/3। तो g/3 से ये नीचे जाएगा, g/3 से ये दाहिने जाएगा, g/3 से ये दाहिने जाएगा। अब मान लो कि इस रस्सी में तुमको टेंशन पूछा गया, तो क्या करेंगे, जो ये a निकाला है वो इधर में रख देंगे, तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ mg/3। अगर इस वाली रस्सी में टेंशन पूछा है तब हम क्या करेंगे, इसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। FBD फॉर लेफ्ट ब्लॉक, बाएं वाले ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। कौन बताएगा फ्री बॉडी डायग्राम लेफ्ट वाले ब्लॉक के लिए? आदित्य तिवारी बताना। सर राइट वर्ड में टी लगेगा। टी लगेगा कि अलग कुछ लगाओगे? टी तो राइट इस में वाली रस्सी बदलेगी तो टेंशन का नाम बदल दो। सर T1। हाँ, रस्सी अलग है ना, रस्सी अलग, यस सर। टेंशन का नाम अलग दो, भले ही प्रॉब्लम में सेम मिल जाए, वो कैलकुलेशन पे मिलेगा, बात अलग है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रिंग में डिफरेंट टेंशन आपको लेके चलना है। और एक ही स्ट्रिंग है, मासलेस है, और मासलेस पुली के ऊपर से गुजर रही है या स्मूथ पुली के ऊपर से गुजर रही है, तो उसके हर पार्ट में टेंशन सेम लेना है। ओके सर। ठीक है, पुली जो मास वाली आएगी वो रोटेशनल मोशन में आएगी, अभी नहीं, अभी इधर में जो भी पुली रहेंगी सब स्मूथ ही रहेंगी या मासलेस रहेंगी। यस सर। हाँ। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और नीचे mg लगेगा। नीचे एक mg दिखा दिया, एक ऊपर का नॉर्मल रिएक्शन कह दिया, nN1 का नाम दे दिया, और राइटवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन लगा दिया T1। और ये दाहिनी तरफ ये एक्सेलरेशन से जा रहा है, T1 आपको चाहिए था, तो T1 का कंपोनेंट T1 हो गया, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए की वैल्यू आप पहले से निकाले हो, तो T1 की वैल्यू क्या हो गई, mg/3। ठीक है, ये सिंपल सा एक एग्जांपल के रूप में हम लोगों ने कंसिडरेशन में लिया। समझ में आ रहा है क्या करना है? यस सर। यही वर्किंग आपको सारे प्रॉब्लम्स में करनी है। अलग अलग प्रॉब्लम में इक्वेशन आपके डिफरेंट कई सारे बनेंगे, वो अलग बात है, बट वर्किंग यही करनी है। कंस्टेंट रिलेशन लिखना है, सिस्टम को सेलेक्ट करके उसका एफबीडी बनाना है, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको कंपोनेंट फॉर्म में यूज करना है, या बराबर एमए वाला। ठीक है ना?
जब आप इस सिस्टम को रिलीज करेंगे तो बताना है कि वेज का क्या एक्सेलरेशन होगा। ये आपका प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, सारे सरफेसेस स्मूथ है, इस वेज का मास कैपिटल एम है और इस रॉड का मास स्मॉल एम है। ये इंक्लाइन सरफेस, नीचे वाला सरफेस और ये जो गाइड लगी है साइड में, ये सब स्मूथ है। तो इसका एक्सेलरेशन बताना है। आप लोग करना चाहोगे या मैं बताते चलो? इसको बता दो फिर अगला बोलूं आपके लिए। तो ट्राई करता। करिए। ये आशुतोष भेजे हो इधर प्रॉब्लम? यस सर। कौन सा? सर 10th वाला। A man in car located at Q on a straight highway is moving with a speed. He decided to reach the point P in the field at a distance D from the highway. As shown in the figure, the speed of the car in the field is half that of the highway. What should be the distance RM so that the time taken by him to reach the minimum? स्पीड v है और कितना टाइम्स है? हाफ। हमको तो ध्यान में आ रहा है ऐसा प्रॉब्लम कराया था क्या? नहीं। चलो इसको करने के पहले जरा इनका प्रॉब्लम ही देख लो। हेलो, यस सर। पहले इनका प्रॉब्लम समझ लीजिए सभी लोग, आप लोग, है ना? ये कहा गया कि एक पर्टिकुलर पोजीशन से, ये एक हाईवे है जिसपे एक पर्टिकुलर पोजीशन से एक आदमी यहाँ से चलना शुरू कर रहा है और इस हाईवे से डी सेपरेशन पे एक पॉइंट है टी, वहां पे उसको जाना है। ये डी सेपरेशन पे है, यहाँ पे हाईवे से। हाईवे पे अगर गाड़ी की स्पीड भी है तो जब ये हाईवे से जमीन पे उतर रही है गाड़ी, तो कहा जा रहा है कि उसकी स्पीड जो है वो v/2 की हो जा रही। तो बताना है कि इस पॉइंट एम से कितना पहले ये अपनी गाड़ी को हाईवे से उतार ले जिससे कि वो कम से कम समय में पॉइंट पी पे पहुंच जाए, ये आपको बताना है। ठीक है भाई? तो मान लिया आपने अज्यूम कर लिया कि जहां से वो चला है वहां से इस यम पॉइंट का जो सेपरेशन है वो कैपिटल डी का है और जहां से उसको अपनी गाड़ी को हाईवे से उतारना है वो एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट एम। ठीक है? ई से एक्स के बारे यस में इंफॉर्मेशन देनी है जब वो टाइम मिनिमम। तो हाईवे पे इसने कितना चला? d-x। यस सर। तो टाइम स्पेंट ऑन हाईवे t1, ये क्या लिखा जाएगा? d-x/v और टाइम स्पेंट इन फील्ड t2 अगर लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा वो x² प्लस d² के रूट से लिखा जाएगा। यस सर। d² प्लस x² डिवाइडेड बाई v/2 होगा ना भाई? यस सर। तो t2 के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि 2 √d² प्लस x² बाई v। टोटल जर्नी का टाइम लिखेंगे
तो ये t क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा t1 प्लस t2 का, तो d माइनस एक्स बाई वी प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वी। तो भाई ठीक है। यस सर। अब ये टाइम किस x के लिए मिनिमम होगा ये तुम्हें जानना है, तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 होना चाहिए। dt dx इट शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। यस सर। हाँ सर। डिफरेंशिएट करिए आप इसको, तो dt dx लिखते हैं, तो इधर ये d का डेरिवेटिव तो 0, इसका हो जाएगा माइनस का 1 बाई वी, और इधर में 2 बाई वी, ये तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 2 डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर माइनस का हाफ इंटू ट्वाइस ऑफ एक्स। क्यों भाई, ठीक है। हाँ सर। और ये 0 Yes, होना sir. चाहिए, 0 कर दिया, तो ये हो गया 1 बाई वी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वी इंटू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। मिला। लिख सकते हैं इसके कितना, हाँ सर। वी से वी को कैंसिल करा और इसको इधर ट्रांसफर करके दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू हो गई डी बाई रूट 3। ठीक है, तो डी बाई रूट 3 डिस्टेंस पे अगर वो अपनी गाड़ी को हाईवे से उतार लेता है तो वो मिनिमम टाइम में पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा। समझ गए। यस सर। अब चलिए जो प्रॉब्लम दिया था उसको ट्राई करिए। या चलो बताते चलता हूँ। ये आपको प्रॉब्लम है, तो पहला तो आपने कांस्टेंट रिलेशन लिखना है, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था। मान लिया कि ये a1 के एक्सेलरेशन से जाता है इधर की तरफ, और ये जो रॉड है वो a2 से जाता है। रॉड हमारा निश्चित रूप से वर्टिकल ही जाएगा क्योंकि साइड में आपने गाइड लगा दी है ना, वो हॉरिजॉन्टल तो जा नहीं सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता, वर्टिकल ही मूव कर सकता है। ठीक है, तो कांस्टेंट रिलेशन लिखना है आपको, a2 minus a1 acceleration of rod with respect to the wedge, acceleration of rod with respect to the ground a2 vector minus acceleration of wedge with respect to the ground a1 vector। a2, अच्छा इसी रिलेशन को लिखने का एक और तरीका है। अगर इसका एक्सेलरेशन इसके रिलेटिव इधर होना है तो निश्चित रूप से इनके एक्सेलरेशन का जो इधर की तरफ कंपोनेंट है और इसका जो इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये दोनों बराबर भी होने चाहिए ना, तभी तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन मिलेगा। ये भी आप कर सकते हो। समझ में आई क्या बात। यस सर। तो a2 के लिए इंफॉर्मेशन है a1 tan थीटा ना। अब चलते हैं 1 by 1 फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फिगर ध्यान में है आपको, मैं चलूं उधर फ्री बॉडी डायग्राम पे, क्योंकि ये बीच में प्रॉब्लम आ गया है, जगह इसका है नहीं, फिगर पर फिर से वहां दिखेगा नहीं, ये बना ही लेता हूँ फिगर को। चलो
एक ही रिलेशन आपने बना लिया, A2 बराबर A1 tan थीटा, ये आपका कांस्टेंट रिलेशन क्लियर था। अब आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं वेज के लिए, FBD फॉर वेज। वेज के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कौन बताएगा? चंचल मलिक बताएंगे क्या? वेज के लिए फ्री बॉडी डायग्राम चंचल बताएंगी? भूमि सिन्हा आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। चंदन कुमार, गगन रजौरिया। यस सर। हाँ चंदन बताओ। सर एक बार फिगर दिखाइए। हाँ, वेज के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, मास वेज का कैपिटल एम है, इस रॉड का मास स्मॉल एम। वेज के लिए अब बीडी बताओ, क्या क्या फोर्स दिखाएं? सर नॉर्मल, ग्रेविटी। एक तो ग्रेविटी दिखा दिया, कैपिटल mg नीचे की तरफ, और बता देना। सर नॉर्मल। और दूसरा? सर नॉर्मल रिएक्शन। तो नीचे वाले फ्लोर का? यस सर। नीचे वाले फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन हो गया इधर की तरफ, N1। यस सर। और और? सर ऊपर वाला भी। ऊपर वाले का किधर लगेगा? नीचे की ओर। नीचे मतलब वर्टिकली नीचे? यस सर। किसी भी सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो ये सरफेस ऐसे इंक्लाइंड है ना, तो इस सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इधर की तरफ होगा ना, ये N2 हो यस गया। सर। ठीक है, अब देखो, तो ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो जो इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा का, वही ये भी एंगल होगा ना, थीटा। और ये जा रहा है इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से, A1 से, तो इसी डायरेक्शन का हम इक्वेशन लिख रहे हैं। तो N1 का कंपोनेंट 0 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इक्वेशन लिखेंगे तो N1 का कंपोनेंट 0, mg का 0, N2 का कितना हो जाएगा? N2 sin थीटा ना, and that is equals to mass of the block, that is capital M into A1 के लिख सकते हैं। यस सर। अब देखो, तो तुम्हारा अननोन 3 है, इक्वेशन 2 ही बना, एक और बनाना पड़ेगा। तो इस रॉड के लिए FBD बनाना है, FBD फॉर रॉड। रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम कौन कौन से लोग बता सकते हैं ध्यान से, वो बताएंगे। भास्कर कुमार बता सकते हैं, और आदित्य तिवारी। भास्कर बताओ तो जरा। सर एक तो mg दिखाएंगे नीचे की तरफ। एक mg दिखा दिया नीचे की तरफ, ठीक है, mg दिखा दिया। और सर एक दिखाएंगे सर नॉर्मल रिएक्शन, जो वो नीचे वाला लगाएगा उस पे। इधर लगाएगा भाई, ये थीटा एंगल पे है इधर। सर ऊपर की साइड दिखाएंगे, वो मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। ये कितना N2 इधर दिखाया था, तो ये भी N2 होगा, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। यस सर।
रॉड ने वेज पे N2 का फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन में, तो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेज के द्वारा इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया जाएगा N2 का। और भी कोई फोर्स लगेगा क्या? नो सर सर, और तो वो साइड में जो हमने लगा रखा सर, उसकी वजह से भी लगेगा, लेकिन वो कैंसिल हो जाए। कैंसिल नहीं होगा भाई। इधर वाला जो गाइड है वो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी इधर की तरफ N3। कारण देखो क्यों ऐसा कहा। ये रॉड हमारा अर्जेंटली मूव नहीं कर रहा है। अगर आप ये फोर्स नहीं लगाते हो तो ये N2 का एक अनबैलेंस कंपोनेंट मिलेगा ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ, तो वो इस पर्टिकुलर रॉड को लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मूव करा देगा, जबकि रॉड हमारा जा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में ही। तो उसको कंपनसेट करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। जैसे ही रॉड इधर जाना चाहेगा, इधर वाली जो गाइड लगाई आपने वो उसको ढकेल देगी। ठीक है, नहीं जाने देगी इधर। समझे? यस सर। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल थीटा का ना। और ये रॉड कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है यस सर। A2 से, तो नीचे का इक्वेशन लिखेंगे तो mg माइनस N2 cos थीटा दैट इज इक्वल टू m इंटू A2 के ना। A2 की जगह पे A1 tan थीटा रख देते हैं यहाँ पे, तो mg माइनस का N2 cos थीटा दैट इज इक्वल टू m इंटू A1 tan थीटा। और इधर से N2 की जगह पे m A1 बाई साइन थीटा यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो mg माइनस का कैपिटल M A1 cot थीटा दैट इज इक्वल टू m इंटू A1 tan थीटा हो जाएगा क्या? इसको इधर ले जाइए, तो mg दैट इज इक्वल टू कैपिटल M cot थीटा प्लस स्मॉल m tan थीटा इंटू A1 हो जाएगा ना। कॉट है ये, कॉस नहीं है। यस सर। तो A1 को लिखने का ये आपका फॉर्मूला हो गया कि A1 विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई m cot थीटा प्लस स्मॉल m tan थीटा। ठीक है ना? या mg tan थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस स्मॉल m tan स्क्वायर थीटा। ये A1 की वैल्यू हो गई। ठीक है। तो ऐसे आपको अपने प्रॉब्लम को वर्कआउट करना है। ठीक। एक प्रॉब्लम और कर लो भाई। ये एक ब्लॉक है या मास है इसका। ये एक ब्लॉक है या मास का है, जिसको आपने यहाँ पे सरफेस पे रखा है और एक रस्सी है इससे बांध दिया, मासलेस है। और ये इस मूवेबल पुली जो कि मासलेस है उसको सपोर्ट देती हुई ये रस्सी आकर के इस पुली से सपोर्ट पाती हुई इधर में फिक्स है। ठीक है। एक दूसरी रस्सी है जो इसके एक्सेस से बंधी है और उससे एंड से दूसरा ब्लॉक यहाँ पे बांध दिया गया। ऑल द surfaces आर स्मूथ।
and pulley and string are light. Find the acceleration of individual blocks when they are released from rest. रेस्ट से आपने छोड़ा तो आपको इंडिविजुअल दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन बताने हैं। चलो बताओ फटाफट, करो तो। दोनों ब्लॉक के मास बराबर है, इसका भी m है, इसका भी m है। सर नीचे वाली ब्लॉक का G/2। अच्छा, G/2 और ऊपर वाले का G/4। तो जो कंस्ट्रेंट ही उल्टा लिख दिया है। सर ऊपर वाले का G/3। अच्छा, नीचे वाले का 2G/3। नीचे का। चलो भाई ठीक है। देखिए, अब आप पहले तो कांस्टेंट रिलेशन प्रॉपर लिखेंगे। अगर आपने इस पर्टिकुलर ब्लॉक को यहाँ से छोड़ा और किसी समय में ये x1 नीचे गया तो ये वाली रस्सी की लंबाई को कांस्टेंट रहना है, तो ये भी इधर से x1 ही नीचे जाएगा। है? अब मान लो कि आपने कहा कि सेम इंटरवल में ये x2 आगे बढ़ गया, तो अगर ये इधर से x2 आगे बढ़ा है तो ये रस्सी की लंबाई इधर से x2 कब हुई, और ये अगर इधर से x1 गया तो इधर से रस्सी की लंबाई x1 और इधर से भी रस्सी की लंबाई x1 बढ़ी, है ना। रेस्ट पार्ट जो रस्सी का है वो तो एज इट इज है, तो जितना इधर से घट रहा है उतना ही इधर से बढ़ना चाहिए। तो x2 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ x1 के बराबर होगा। ठीक है, एक ये इंफॉर्मेशन दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो a2 बराबर ट्वाइस ऑफ a1 हो गया। लेट a1 इक्वल्स टू a
तो A2 की वैल्यू क्या हो गई, ट्वाइस हाफ ए। यानी कि अगर ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जाता है तो ये जो ब्लॉक होगा वो 2A से जाएगा। ठीक है। यस सर। अब इसके लिए बना दीजिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो mg लगेगा नीचे की तरफ, ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन, रस्सी का टेंशन इधर की तरफ T मान लिया आपने। दाहिनी तरफ के डायरेक्शन का इक्वेशन लिखेंगे तो mg राइट वर्ड डायरेक्शन का इक्वेशन लिख रहे हैं तो T इक्वल्स टू m इंटू 2A लिखा जाएगा क्या? जी सर। अब इस ब्लॉक के साथ इस पुली दोनों का एक साथ सिस्टम बना के फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो नीचे की तरफ फोर्स mg का लग गया, इधर भी वही रस्सी है जो इधर में है और वही रस्सी यहाँ भी है, तो यहाँ भी टेंशन T होगा, यहाँ भी टेंशन T होगा, तो TT का पुल ऊपर की तरफ लग जाएगा। ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखिए तो mg माइनस का 2T दैट इज इक्वल टू m इंटू ए लिखेंगे क्या? जी सर। दोनों को T को एलिमिनेट करना है, दो को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो mg हो गया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या हो गया, 2 2 4 1 5 5m में a की वैल्यू आपको क्या मिल गई, g/5। तो नीचे वाला ये जो ब्लॉक है वो g/5 के एक्सेलरेशन से जाएगा और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 कितना हो जाएगा, 2g/5 ना, क्योंकि वो ट्वाइस ऑफ ए है। तो जो टेबल के ऊपर का ब्लॉक है वो 2g/5 से राइटवर्ड जाएगा और जो लटकने वाला ब्लॉक है वो g/5 के एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? यस सर। आपको प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है कि ये दो ब्लॉक हैं, एक आपका ये 20 kg का है, ये 10 kg का है, दोनों को एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर रखा गया। ठीक है। फिर दोनों से रस्सी बंधी है जो इस पुली के ऊपर से जा रही है, पुली मासलेस है। अब इस पुली के एक्सिस पे 300 न्यूटन का फोर्स लगा के ऊपर की तरफ खींच रहे हैं वर्टिकली। हाँ, तो आपको बताना है कि ये दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन क्या होंगे, इसका एक्सेलरेशन A1 और इसका एक्सेलरेशन A2 बताना है। चलो भाई बताओ, तो बड़ा सिंपल सा है, करो।
सर 10 kg वाला ऊपर जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड से, और सर 20 kg वाला नीचे आएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड से। नीचे आएगा इसका, इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाएगा क्या? सर उसको ऊपर ले जाएंगे तो सर वो, उसके बाद वो जब फ्लोर से ऊपर उठ जाएगा तो सर उसका एक्सेलरेशन नीचे नहीं हो सकता। फ्लोर से ऊपर कौन उठाएगा? सर पुल्ली जो है सर वो फिक्स्ड है। नहीं, मूवेबल है। तो सर अगर हम उसको ऊपर उठाएंगे तो वो नीचे नहीं आएगा ऊपर, जब ऊपर ले जाएंगे पुल्ली को तो। क्यों क्यों जाएगा? ये ऊपर कैसे जाएगा ये तो बता, कैसे ऊपर जाएगा ये? नो सर वो नीचे आएगा, और लेफ्ट वाला राइट वाला सर ऊपर जाएगा। राइट वाला ऊपर जाएगा, तुम्हारी बात समझ में आ गई। ये क्यों जाएगा नीचे ये बताओ? इसको तोड़ के जाएगा क्या नीचे? फ्लोर के Yes, ऊपर रखे हो तो फ्लोर टूटेगा तब तो जाएगा नीचे। हम्म। चलो देखो, अब ये रस्सी में टेंशन कितना आ रहा है उसको जानने के लिए आप इस पुली के लिए बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। यह BD फॉर पुली, तो पुली पे ऊपर की तरफ फोर्स ये 300 न्यूटन का लगा। रस्सी में टेंशन आपने मान लिया कि T का है, तो T का नीचे इधर और T का नीचे इधर, TT का पुल हो गया। पुली तो मासलेस है भाई, ग्रेविटी का कोई फोर्स लगेगा नहीं, है ना? इक्वेशन लिख दो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो 300 माइनस का 2T। अब ये पुली चाहे जिस भी एक्सेलरेशन से जाए, मासलेस है तो राइट साइड तो 0 ही रहेगा ना। बोलो भाई। Yes, sir. टेंशन के बारे sir. में जानकारी क्या हो गई? 150 न्यूटन का। 150 न्यूटन का रस्सी में टेंशन हो गया, दैट इज नोन टू यू। अब आइए इस राइट वाले ब्लॉक के लिए FBD बनाते हैं। FBD फॉर राइट ब्लॉक। राइट ब्लॉक पे नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स जो लग रहा है वो 10G का लग रहा है। G की वैल्यू 10 मान लेंगे हम लोग, मान लो कि अपनी सुविधा के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 150 न्यूटन का लग रहा है। अब आपको दिख रहा है क्या कि जो ऊपर की तरफ जो लगने वाला पुल है दैट इज लार्जर एज कंपेरिजन टू इट्स वेट, तो देयर विल बी ए कांटेक्ट ब्रेक। यहाँ पे कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा, है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे 0 होगा, ठीक है ना? यही दो फोर्सेस लगेंगे और उसके इन्फ्लुएंस में ये A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जाते हुए बोला है आपने, तो 150 माइनस का 100 दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू A2। तो A2 की वैल्यू आपको मिल गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा। और FBD जब लेफ्ट वाले ब्लॉक का बनाते हैं, लेफ्ट ब्लॉक के लिए जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ग्रेविटी का फोर्स 220G का है और ऊपर की तरफ टेंशन इस पे लग रहा है 150 न्यूटन का। अब इस पे जो ग्रेविटी का फोर्स है वो बड़ा है एज कंपैरिजन टू रस्सी के पुल के कंपैरिजन में। तो ये ब्लॉक जो होगा वो इस सरफेस से कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा। कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा दैट मीन्स कि ब्लॉक अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी रहेगा। और इसको स्टेशनरी रखने के लिए ये टेबल जिसके ऊपर या फ्लोर जिसके ऊपर आपने रखा है ये कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है? और ये कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन बस उतना ही होगा कि इसका रेस्ट मेंटेन रहे। सिंस यहाँ पे लिखेंगे क्या कि सिंस
200 Newton is greater than 150 Newton, block will not leave contact with floor. अगर ये कांटेक्ट नहीं छोड़ता है तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो B20 kg का ब्लॉक अपनी जगह पे बना रहेगा, जबकि ये 10 kg वाला जो ब्लॉक है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर अब आपसे पूछा जाए कि पुली का एक्सेलरेशन बताओ, हाँ आप बता सकते हो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पुली। एक्सेलरेशन ऑफ पुली, इस पुली का एक्सेलरेशन भी बताइए। अब पुली किस एक्सेलरेशन से जाएगी? बोलना बेटा, पुली का एक्सेलरेशन बताओ। सर 5/2। हाँ 5/2। मिल गया उन लोगों को भी? मिड सेशन ओरिएंटेशन, कल तुम लोग का फिर ओरिएंटेशन है क्या? है? नोटिफिकेशन कोई आया नहीं अभी तक शायद। अरे यार हमको तो आया, अभी देख रहा हूं। फिर से ओरिएंटेशन है, पिछली बार नहीं हुआ था?
किस चीज का ओरिएंटेशन? अरे वही मिड सेशन ओरिएंटेशन, वही कुछ बताएंगे लोग कि क्या करना, कैसे टेस्टिंग क्या करेंगे, क्लास वगैरह का क्या करेंगे, वही सब बताएंगे। ऐसा करेंगे। कोई न्यूज तुम लोगों के पास नहीं आया नोटिफिकेशन? नहीं सर। तो न्यू आ तो गया मेरे को। फिर 2:30 से 3:30 मिड टाइम ओरिएंटेशन है, मिड टर्म। चलो ठीक। एक्सेलरेशन ऑफ द पुली पाना है आपको, तो पुली के लिए कांस्टेंट रिलेशन लिखिए। मान लीजिए आपने कहा कि किसी समय में यह पुली x2 ऊपर जाती है, उसी समय में ये x1 ऊपर जाता है, तो ये तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो ये अपने पोजीशन पे रहेगा। इसके x1 ऊपर जाने से इधर से रस्सी की लंबाई जो कम होगी वो x1 की होगी, और ये x2 ऊपर गया तो इधर से x2 और इधर से x2, दोनों तरफ से x2 लंबाई रस्सी की बढ़ गई। बोलो भाई, ठीक है? तो ट्वाइस ऑफ x2 दैट इज इक्वल्स टू x1, डिफरेंशिएट कर दीजिए 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ a2 दैट इज इक्वल्स टू a1। a1 ये पहले निकाले थे, इसका कितना आया था? 5 मीटर। तो a2, ओहो 1 मिनट, इसको थोड़ा नाम बदल देते हैं, नहीं तो a2 यहाँ भी है, a2 यहाँ भी है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसको x2 कर देता हूं भाई, और इसको x3 कर देता हूं, तो ये x3 हो गया। ट्वाइस ऑफ x3 दैट इज इक्वल टू x2, और यहां से आपको क्या मिला कि ट्वाइस ऑफ a3 दैट इज इक्वल टू a2, तो a3 की वैल्यू हो जाएगी a2/2 दैट इज 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? तो कांस्टेंट रिलेशन से आपको पुली का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए वो आप जज कर पाओगे। ठीक, चलो आगे बात करते हैं थोड़ा सा फ्रिक्शन का। ये भी एक अप्रोक्सीमेट फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और उनके बीच रिलेटिव मोशन हो, तो एक सरफेस के द्वारा दूसरे सरफेस पे रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, या अगर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जाता है जिसको आप कहते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है? अगर रिलेटिव मोशन हो दोनों सरफेसेस के बीच तो वहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है उसको काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और रिलेटिव मोशन ना हो
टेंडेंसी हो केवल रिलेटिव मोशन का, तो वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स when there is relative motion between the two contact surface. तो वहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको आप कहोगे काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे ये हमारा एक टेबल है, इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक को रख करके इसको वेलोसिटी दे दिया है ना, कुछ वेलोसिटी से मूव करा दिया, तो टेबल और ब्लॉक के सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया, तो टेबल ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर करेगा और ब्लॉक टेबल पे फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर करेगा। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान में रखनी है कि वो रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इन डायरेक्शन अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। जिधर में रिलेटिव मोशन है उसके अपोजिट लगेगा। और दूसरा जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स जिसको आप एफ के से कह रहे हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन। जैसे इस ब्लॉक के लिए बीडी बनाओगे आप, तो इस पे एक mg लगेगा नीचे की तरफ, दूसरा इस पे ये नॉर्मल रिएक्शन होगा इधर की तरफ, और ब्लॉक के सरफेस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, जिसको आप एफ के का नाम दे रहे हैं। काइनेटिक के लिए के लगाया है। ठीक है, ये कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो इसको आप बोलते हो म्यू के एन टू एन। म्यू के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को के रूप में इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये मटेरियल इन कांटेक्ट पे डिपेंडेंट है, सरफेस के रफनेस पे डिपेंडेंट है। अगर मेटल कांटेक्ट है तो ऑक्सीडेशन लेवल पे भी डिपेंडेंट है। सर जो वो ऊपर वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखे हैं सर, वो एक बार फिर से बता दीजिएगा तो। अच्छा, ये वाला यस सर। ये तो आपने पहले से जज कर लिया है कि रेस्ट में है। आपने माना कि Yes, किसी sir. समय में ये x2 ऊपर गया
और सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में पुली x3 ऊपर गई, तो ये x2 जब ऊपर जाएगा तो इधर से रस्सी की लंबाई x2 कम होगी, इतना पोर्शन रस्सी का कम हो गया। यस सर। और जब ये x3 ऊपर गया तो इधर से और इधर से दोनों तरफ पुली के रस्सी है ना, यस सर। ये पुली की ये पोजीशन हो जाएगी, तो इधर से x3 और इधर से x3, रस्सी की लंबाई बढ़ी। तो अगर ये रस्सी पूरी की लंबाई सेम रहनी है, कांस्टेंट रहनी है, तो जितना इधर से बढ़ा है उतना ही इधर से घटना चाहिए। तो ट्वाइस ऑफ x3 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, जो कि मटेरियल इन कांटेक्ट, सरफेस रफनेस लेवल, ऑक्सीडेशन लेवल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अलग अलग मटेरियल कांटेक्ट के लिए अलग अलग होगा। और तीसरी इंफॉर्मेशन जो आपके पास इससे रिलेटेड है कि ये एरिया ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यानी कि बड़ी एरिया का कांटेक्ट डालो या छोटी एरिया का कांटेक्ट डालो, अगर वो सरफेस कंडीशन आइडेंटिकल है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम रहेगा। जैसे ये बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, ये बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, यस सर। इसकी ये वाली एरिया कम है, इधर वाली एरिया ज्यादा है। ठीक है, अब बड़ी एरिया को कांटेक्ट में रख के इस टेबल पे सरकाएं या छोटी वाली एरिया को कांटेक्ट में रख के सरकाएं, दोनों केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है लगेगा वो सेम होगा। अगर दोनों के मटेरियल सेम है, दोनों सरफेस आइडेंटिकल है तो। ठीक है ना, एरिया ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट होगा, बड़ी एरिया का कांटेक्ट है या छोटी एरिया का, उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, सरफेस Yes, कंडीशन सेम हो और नॉर्मल रिएक्शन सेम आ रहा है तो दोनों केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो सेम रहेगा। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये दोनों कांटेक्ट के कारण आए हैं, तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, एफसी को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और ये कांटेक्ट फोर्स को लिखना होगा तो कैसे लिखोगे भाई, एन स्क्वायर प्लस एफ के का स्क्वायर। तो एफ के जो है म्यू के इंटू एन है, तो एन तो बाहर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू के का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। और ये कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। लैम्डा को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब देखो जरा tan लैम्डा लिखते हैं तो tan लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ के अपॉन एन होगी ना। फिगर से देखिए, यहाँ से ये एफ के है, ये एन है, tan लैम्डा एफ के बाई एन हो जाएगा। यस सर। दैट इज इक्वल्स टू म्यू के। यानी कि कभी आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया गया है और इससे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लिखना है तो क्या करोगे, tan वैल्यू इसका लिख दोगे, दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दो जो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है उनके बीच रिलेटिव मोशन ना हो,
केवल टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो तो वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा उसको स्टैटिक कहेंगे। नो रिलेटिव मोशन between the contact surfaces only tendency of relative motion तो वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसको स्टैटिक कहोगे। ठीक है। जैसे ये मान लो कि हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसके ऊपर आपने ब्लॉक रखा और इधर से आप इसको ढकेल रहे हैं, बट ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है। तो यहाँ पे टेबल और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन का फोर्स होगा उसको आप क्या कहोगे? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। यस सर। ठीक है ना। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर ये ब्लॉक यहाँ पे सरक नहीं रहा है तो स्लिपिंग नहीं है। दोनों कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। इसके डायरेक्शन को जज करने का तरीका क्या है कि आप पहले उस सरफेस को जहां पर आपको ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन देखना है उसको स्मूथ मान लीजिए। आसान तरीका जो है वो ये बता रहा हूं। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को जज करने का तरीका क्या है? उस सरफेस को आप स्मूथ मान लीजिए और जो भी फोर्सेस उस ब्लॉक पे या ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं उन सबको दिखाइए। तो अगर आप ये फोर्सेस दिखाओगे तो mg लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये फोर्स आपने लगाया था, यही लग रहा है ना इस पे। अब ये Yes, तीन sir. फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में देखो कि ये ब्लॉक किधर जा रहा है। जिधर जाता हुआ आपको दिखता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। तो ये ब्लॉक जा रहा है राइट साइड, तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा लेफ्टवर्ड। ठीक है। ऑब्जर्वेशन पहला क्या है कि इट इज एडजस्टेबल इन नेचर। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एडजस्टेबल है। ये मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अभी इसको रेस्ट में रखने के लिए ये फोर्स कितना चाहिए भाई? Fs F के बराबर होना चाहिए। तो ये Fs F के बराबर रहेगा। जितना फोर्स आपने लगाया था हॉरिजॉन्टली इस पे उतना ही होगा ये। ठीक है ना। जैसे जैसे आप Yes, फोर्स sir. बड़ा करते जाओगे, जैसे जैसे आप फोर्स को बड़ा करते जाओगे वैसे वैसे ये अपने मैग्नीट्यूड को भी बड़ा करता जाएगा। लेकिन एक लिमिटेशन है, उस लिमिट के बियॉन्ड ये नहीं बढ़ सकता। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कोई सरफेस ऑफर कर सकता है उसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स that a surface can offer is known as limiting frictional force.
ठीक है, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। एफएस मैक्स से इसको दिखाएंगे। ठीक है, एफएस मैक्स जो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जो एफएस मैक्स होता है ये कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, एफएस नहीं होता है। एफएस तो जितना चाहिए उतना ही होगा, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है पॉइंट? यस सर। यानी कि एफएस मैक्स ये लिखा जाएगा एक कांस्टेंट म्यू एस इंटू एन से, जिसमें म्यू एस को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इसको क्या बोला गया? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये म्यू के से बड़ा होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर दोनों की किसी प्रॉब्लम में अलग अलग वैल्यू गिवन है तो आप इसको अलग अलग लीजिएगा, अदरवाइज अगर नहीं गिवन है तो आप इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है ना? अगर कुछ भी नहीं मेंशन है, आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कह दिया केवल, तो अगर आपको वहां पे जरूरत कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की है तो उसको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मान लीजिए, और अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की जरूरत है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मान लीजिए। ठीक है ना? क्योंकि जो वैल्यू में जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बहुत माइन्यूट होता है, बट म्यू एस म्यू के से बड़ा होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक सरफेस पे आपने ब्लॉक को रखा और इधर से आप इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, एमजी लगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा, और इधर से आप फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हो, तो एफ और इधर में जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है इसके बीच तुम ग्राफ बनाओगे तो पहले तो आपको मालूम है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक आएगा, तो जैसे जैसे एफ को आप बड़ा करते जाओगे वैसे वैसे ये फ्रिक्शनल फोर्स भी बड़ा होता जाएगा, है ना? क्योंकि यस एफ सर। स्टैटिक इक्वल्स टू एफ है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा ग्राफ यस सर। तक एफ एस मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग। यस सर। एफ एस मैक्स तक, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ये लिनियरली बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही ये इसके बाद आप फोर्स अप्लाई करोगे स्लाइटली बढ़ा तो एक आपको शार्प यहाँ पे डिक्लाइन मिलेगा फ्रिक्शन के फोर्स में, कारण कि म्यू के जो है म्यू एस से छोटा है, एंड देन आफ्टर इट विल बिकम कांस्टेंट। आप फोर्स बड़ा करते जाओ बट ये फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट रहेगा। ये जो नीचे वाला ये वैल्यू है दैट इज एफ के। ठीक है, ये 45 डिग्री पे इंक्लाइन एक कर्व बनेगा ना भाई? यस सर। ये जो यहाँ पे एक किंक टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये किंक क्यों है? ड्यू टू क्योंकि म्यू के की वैल्यू छोटी है म्यू एस की वैल्यू म्यू के से छोटी है, इसलिए आपको एक यहाँ पे शार्प जो है वो डिक्लाइन मिल रहा है, एक मोड टाइप का शार्प मोड दिख रहा है इस पर्टिकुलर कर्व में। ठीक है भाई, अब इस पे जो प्रॉब्लम्स हैं एक पॉइंट वो भी कि एफ एस मैक्स जो है वो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है, ये भी लिख लो। एफ एस मैक्स इज
independent of area of contact. ठीक है, आगे फिर इस पे प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर मिलता है तो। और उसके पहले ही अगर आपका रिवीजन शुरू हो गया, दूसरा बैच बन गया, तो बात अलग। तो टाइम टेबल आ गया ओरिएंटेशन सेशन का। ओरिएंटेशन है ना कल? हाँ सर। हम्म। देख लेना ज्वाइन करके क्या बता रहे हैं लोग, कैसे क्लास वगैरह क्या करेंगे, टीम बताएंगे। पूछ भी लेना, है ना? यस यस रिवीजन क्या क्या शेड्यूल है, कैसे क्या होगा, और अपना तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग अपने टाइम टेबल को फिक्स करके उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। सर जो रजिस्ट्रेशन के समय सर टाइम खुद से पिक करना रहता है, फिर सर वो आता है उधर से? सर डे ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है, डे ऑफ एग्जामिनेशन आप सेलेक्ट करने का अगर ऑप्शन आएगा तो भर देना। यस सर। लोकेशन के लिए तो आएगा ही, तो उसमें तो डे ऑप्शन ऑफ एग्जामिनेशन में खुद ही देते हैं। नहीं। अगर मान लो कि कहीं कोई सुविधा उन्होंने जनरेट करी हो कि हम बता दें, वैसे तो डे ऑफ एग्जामिनेशन वो खुद ही देंगे, क्योंकि सारे बैचेस को उनको मैनेज करना है। बट अगर मान लो कि ऐसा कभी ऑप्शन वो दे तो आप अपने अकॉर्डिंगली तय कर लीजिएगा, लेकिन सेंटर का तो रहता है, 3 ऑप्शन मांगते हैं। और सर उसमें एक लिखा हुआ था सर कि जो पासपोर्ट साइज फोटो है सर, उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तो सर दूसरा नहीं दे सकते, वाइट वाला ही देना पड़ेगा? कलर्ड मांगा होगा ना? यस सर। सर लेकिन उस पे लिखा था वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए सर, जनरली तो स्काई ब्लू रहता है ना पीछे। नहीं, तो कलर्ड मांगा होगा, और उसमें वो भी मांगा होगा ना, किस समय का खींचा हुआ है, वो भी तो मांगा होगा। यस सर, रिसेंट फोटोग्राफ। रिसेंट की उसमें डेट का भी डेट मेंशन करना है, ये देख लेना। डेट अक्सर मांगता है कि डेट भी रहा है उसपे। यस सर, देख। डेट भी मांगता है कि किस डेट का खींचा हुआ है। तो यहाँ पे एक वो स्ट्रिप लगा देते हैं सब। जब फोटो खिंचाओगे ना, तो फोटो खींचने के बाद वो कंप्यूटर से वहां पे डेट का स्ट्रिप लगा देंगे। यस सर। वो फिर आपका आगे में भी काम आएगा, खिंचवा लीजिएगा नया। यस सर, थैंक यू सर।